हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लेटो की लास्ट क्लास या पार्ट 7 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को देखेंगे। कुछ प्लेटो के ऊपर इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल की तरफ। तो आज हमें क्या स्टडी करना है? प्लेटो का लोकतंत्र के ऊपर विचार है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्लेटो ने लोकतंत्र का समर्थन किया या लोकतंत्र का विरोध किया, है ना। तो इस तरीके से चीजें आपके लिए कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, शासन का सबसे भ्रष्ट रूप मानते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि प्लेटो ने लोकतंत्र को क्या बोला, ये सबसे बेकार शासन प्रणाली है। इसका ये प्लेटो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी बात, प्लेटो लोकतंत्र के क्या है, विरोधी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप याद रखेंगे। या फिर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से प्लेटो के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो ऐसे 4 कथन दे देगा, तो उन सब चीजों को आपको समर्थन करना है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्लेटो ने लोकतंत्र का विरोध क्यों किया? क्योंकि प्लेटो ने बताया कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, इसमें लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होता। लोग भेड़ और बकरियों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। फिर लोकतंत्र, यूनान में जो लोकतंत्र था, है ना, यूनान में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही सुकरात की मृत्यु होती है। सुकरात को विष का प्याला दिया जाता है। ठीक है, तो इससे प्लेटो के मन में लोकतंत्र के प्रति ईर्ष्या आई, घृणा उत्पन्न हुई। उसने सोचा, इतने महान दार्शनिक को, सुकरात जैसे महान ज्ञानी व्यक्ति को लोकतंत्र में फांसी दे दी गई, तो इसका मतलब उसने सोचा कि लोकतंत्र बिल्कुल बेकार शासन प्रणाली है। ठीक है, फिर उसने लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र का समर्थन किया। अब आपके सामने क्वेश्चन उठता है, सर लोकतंत्र को नहीं माना तो कौन सी शासन प्रणाली को माना? उसने राजतंत्र को माना और आदर्श या दार्शनिक शासक की बात की उसने। ठीक है, दार्शनिक शासक की बात की। वह दार्शनिक राज्य का समर्थन करता है। प्लेटो के अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली क्या है, सबसे अच्छी है और सर्वश्रेष्ठ है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी है? राजतंत्र या मोनार्की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लेटो कंसीडर्ड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस टू बी द मोस्ट करप्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्लेटो क्या बोलता है? मोस्ट करप्ट गवर्नेंट है। ठीक, गवर्नेंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा करप्शन कहां पाया जाएगा? डेमोक्रेटिक सिस्टम में पाया जाएगा। प्लेटो इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, प्लेटो लोकतंत्र के खिलाफ है या विरोधी है। प्लेटो सपोर्ट्स मोनार्की एंड फिलोसॉफिकल स्टेट इंस्टीड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, प्लेटो डेमोक्रेसी के बजाय किसको सपोर्ट करते हैं? फिलोसॉफिकल स्टेट को और मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज द बेस्ट। ठीक है, प्लेटो के अकॉर्डिंग क्या है, मोनार्कियल सिस्टम सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा माना प्लेटो ने इसको। चलिए, इसमें देखिए आपको बहुत ज्यादा चीजें इसमें याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है, प्लेटो ने लोकतंत्र का विरोध किया है। ठीक है, और समर्थन किसका किया है? तो राजतंत्र का। ठीक है, मोनार्की का सपोर्ट किया है इन्होंने और डेमोक्रेसी का इन्होंने ओपोनेंट किया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो तात्कालिक यूनानी राज्यों को शुक्रों की नगरी कहता है, क्योंकि वहां दार्शनिक राजा नहीं बल्कि अनाड़ियों का शासन है। ठीक है, अनाड़ियों का शासन क्यों बोलता है प्लेटो तत्कालिक तत्कालिक यूनान को? क्योंकि जो प्राचीन यूनान था, उस समय का यूनान था, वहां पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। कैसी शासन प्रणाली थी? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे यूनान में था। इसीलिए प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी में अनाड़ी लोग आते हैं। ठीक है, इसमें दार्शनिक राजा नहीं होता, इसमें ज्ञानवान व्यक्ति नहीं होते, इसमें वे लोग होते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो प्लेटो कह रहा है कि ये क्या है, सुअरों की नगरी है, शुक्रों की नगरी है। ठीक है, इस तरीके से लोकतंत्र को या यूनानी नगर राज्य को वो बोलता है। फिर आगे देखिए, वह लोकतंत्र को भ्रष्ट, अकुशल व अनाड़ियों का शासन कहता है। फिर आगे देखिए, प्लेटो के अनुसार राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता व अक्षमता के कारण ही लोकतंत्र विद्यमान रहता है।
ठीक है, यहाँ पे प्लेटो बोल रहा है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनके अंदर सद्गुण नहीं होता, उनके अंदर नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से लोकतंत्र चलता रहता है। ठीक है, जैसे उनके अंदर ज्ञान आ जाएगा, सद्गुण आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, वैसे वो लोकतंत्र को छोड़ करके मोनार्की की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राजतंत्र को एक्सेप्ट कर लेंगे वो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटो की तरह अरस्तु भी लोकतंत्र का विरोधी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और ऐड मिल गया कि प्लेटो की तरह अरस्तु ने भी क्या किया है, लोकतंत्र का विरोध किया है। क्यों किया है? क्योंकि प्लेटो का प्रभाव जो है अरस्तु के ऊपर पड़ता है। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है। और प्लेटो का गुरु कौन है? सुकरात है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिजनवादी विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, कौन से विचारक? अभिजनवादी, है ना, एलाइटिस्ट थिंकर है। अब ये अभिजनवादी विचारक कौन होते हैं? जब हम अभिजनवाद को पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से समझेंगे, पर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अभिजनवादी विचारक वे विचारक कहलाते हैं जिनका यह मानना है कि लोकतंत्र में जनता का शासन नहीं होता। ठीक है, लोकतंत्र में लोगों का शासन नहीं होता, बल्कि कुछ गिने चुने अमीर वर्गों का शासन होता है, कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों का शासन होता है। ठीक है, इन्हीं को उसने बोला है कि ये क्या है, एलिट क्लास के लोग हैं। ठीक है, आप देखो आज इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़ के आसपास। ठीक है, पर शासन में, हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में कितने लोग होंगे? 545 प्लस 250, है ना, लगभग 800 लोग मान सकते हैं। ठीक है, 800 लोगों का शासन, 800 लोग मिलकर के पूरे देश को क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं, पूरे देश के ऊपर शासन को चला रहे हैं। तो इन्हीं 800 लोगों को विल्फ्रेडो पैरेटो ने क्या बोला? यही 800 लोग क्या हैं? एलीट क्लास के लोग हैं। ठीक है, यही अभिजन है, यही अमीर वर्ग के लोग हैं। ठीक है, यही लोग शासन चलाते हैं। लेकिन भारत में है क्या? भारत में तो लोकतंत्र है। क्या वास्तव में लोकतंत्र में जनता का शासन होता है या एलीट क्लास का शासन होता है? ठीक है, तो पैरेटो जैसे विचारकों ने बोला कि लोकतंत्र में जनता का शासन क्या है? नाम मात्र का शासन होता है। वास्तविक शासन कौन करता है? अभिजनवादी करते हैं, यानी कि एलीट क्लास के लोग करते हैं। ठीक है, अभिजनवादी विचारक पैरेटो ने भी लोकतंत्र को भ्रष्ट बताया, अकुशल बताया, व गुंडागर्दी का शासन बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप याद रखेंगे। पैरेटो जब पढ़ेंगे, पैरेटो है, मोस्का है, मिचेल्स हैं, है ना, ये सब कैसे विचारक हैं? विल्फ्रेडो पैरेटो की बुक, एक फेमस बुक है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी, ये क्या होता है? बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, विल्फ्रेडो पैरेटो है, मोस्का है, मोस्का की बुक है रूलिंग क्लास। रॉबर्ट मिसेल्स हैं, है ना, इन्होंने अल्पतंत्र का लौ नियम दिया है, रॉबर्ट मिसेल्स ने। तो बहुत सारे अभिजनवादी विचारक हैं, जोसेफ सुम्पीटर हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इनकी बुक है। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हम जब अभिजनवादी विचारधारा पढ़ेंगे तो वहां पे अभिजनवाद में हम चीजों को देखेंगे। हालांकि हमने लोकतंत्र वाले चैप्टर में ये सारी चीजों को स्टडी कर लिया है। तो अगर आपने लोकतंत्र वाला चैप्टर नहीं देखा है तो पॉलिटिकल थ्योरी के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। वीडियो लोकतंत्र में जाएंगे तो वहां पे आपको लोकतंत्र की कितनी कितनी विचारधाराएं हैं, है ना, लोकतंत्र को मानने वाले कौन कौन से थिंकर हैं, कौन कौन से नहीं मानते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर वे में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए प्लेटो कॉल्स द कंटेम्प्रेरी ग्रीक स्टेट्स द सिटी ऑफ पिग्स। ठीक है, प्लेटो ने ग्रीक कंटेम्प्रेरी स्टेट्स को क्या बोला? सिटी ऑफ पिग्स, ये सुअरों का नगर है, शुक्रों का नगर है। क्यों बोलता है? क्योंकि जैसे सुअर के अंदर दिमाग नहीं होता, वैसे लोकतंत्र में लोगों के अंदर दिमाग नहीं होता। क्योंकि उस यूनान में, उस समय ग्रीक में क्या चल रहा था? लोकतंत्र का बोलबाला था। तो उसने बोला कि वहां के लोगों के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं था। वहां के लोगों ने सुकरात जैसे महान दार्शनिक को क्या कर दिया? विष का प्याला देकर के मार दिया। ठीक है, बिकॉज देर इज नो फिलोसफर किंग बट द रूल ऑफ फूल्स। ठीक है, वहां पर फिलोसफर किंग का शासन नहीं होता, बल्कि मूर्खों का शासन होता है। ठीक है, फूल्सों का शासन होता है। चलिए, he used to call democracy as the rule of corrupt, insufficient, sorry, insufficient fools, inefficient है। ठीक है, inefficient and fools।
वो कहता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक शब्द यूज करता है कि यह करप्ट शासन होता है या मूर्खों का शासन, अनाड़ियों का शासन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड इनकम्पिटेंस ऑफ पॉलिटिशियन। ठीक है, प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी तब तक बनी रहती है, तब तक एग्जिस्टेंस में रहती है जब तक पॉलिटिशियन के अंदर क्या रहता है, इनकम्पिटेंस रहता है और इग्नोरेंस रहता है। ठीक है, जैसे ही इग्नोरेंस और इनकम्पिटेंस पॉलिटिशियन के अंदर से खत्म हो जाता है, वैसे ही डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, लाइक प्लेटो अरिस्टोटल इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अरिस्टोटल भी क्या है, प्लेटो की तरह डेमोक्रेसी का विरोध करते हैं। फिर आगे है इलाइस्ट थिंकर या एलिट क्लास के जो थिंकर्स हैं। ठीक है, पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, है ना, शुम्पीटर, ये सब क्या थिंकर, ऐसे थिंकर्स हैं जो एलिट क्लास को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये अभिजनवादी या एलाइटिस्ट थिंकर हैं। ठीक है, एलाइटिस्ट थिंकर पेरेटो एक है। पेरेटो ऑल्सो कंसिडर द डेमोक्रेसी एज द रूल ऑफ करप्ट इन इफिशियंट एंड होलीगेनिज्म। ठीक है, तो प्लेटो ने बताया कि क्या है, यह गुंडागर्दी, होलीगिज्म का रूल है ना, करप्ट, इसमें करप्शन ज्यादा पाया जाता है। तो प्लेटो ने भी, सॉरी, पेरेटो ने भी क्या किया है, पेरेटो ने भी लोकतंत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है। पेरेटो नहीं, जितने भी एलिटिस्ट थिंकर हैं, ठीक है, जितने भी एलिटिस्ट थिंकर हैं उन सब ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, इतना आप समझ के चलेंगे, मोटी मोटी बात। फिर चाहे उसमें पेरेटो आते हों, चाहे मोस्का आते हों, चाहे रॉबर्ट मिशेल्स या जोसेफ शुम्पेटर, जो भी थिंकर आएंगे, जितने भी अभिजनवादी विचारक हैं, किसी ने भी लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु ने भी लोकतंत्र को सपोर्ट नहीं किया। इतना आपके लिए सफिशियंट होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा ना तो एग्जाम में पूछता है और ना ही आपको इससे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्लेटो के कुछ सपोर्टर थिंकर हैं जो प्लेटो का सपोर्ट करते हैं। और चलिए, सपोर्टर थिंकर कौन कौन से, यहाँ पे एक लिस्ट है सपोर्टर की और उनकी बुक्स हैं। ठीक है, जीसी फील्ड है, प्लेटो एंड हिज कंटेम्परेरीज, उनकी बुक है। देखिए, इसमें बुक याद हो ना हो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना कि प्लेटो के सपोर्टर कौन से हैं, कौन से विरोधी हैं, है ना। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट नहीं है। ठीक है, आप अपने मन में ये विचार ना लाएं कि सर मुझे इतना याद नहीं होगा, कैसे याद करूंगा। मैं जो याद करने वाली लिस्ट होगी मैं उसके लिए आपको बता दूंगा कि ये लिस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लें। ठीक है, इसमें से भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, बार्कर के स्टेटमेंट आप याद रखें। बार्कर की बुक जो है ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी है ना। नेटलशिप है थिंकर, इनकी है बुक लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से थिंकर प्लेटो के सपोर्टर हैं, कौन से थिंकर प्लेटो के विरोधी हैं। तो ये एग्जाम नेट के पेपर में नहीं आता, आप पहली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आता है कभी कभी पीजीटी के पेपर में, या जो टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो नेट वाले बच्चे इसको रटने की कोशिश ना करें, आप बारकर को समझने की कोशिश करें, इनकी बुक्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नेट में पूछा जाता है, प्लेटो के खासकर जो विरोधी विचारक माने जाते हैं, कार्ल पॉपर हैं, हन्ना अरेंट हैं, है ना, तो ये सारे थिंकर हैं। तो कार्ल पॉपर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लेटो को कार्ल पॉपर ने बताया कि ये प्लेटो क्या है, मुक्त समाज का दुश्मन है। प्लेटो पॉपर की कौन सी फेमस बुक है, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, 1945 या 1942 के आसपास ये बुक लिखी गई है। ठीक है, सॉरी 1945 में लिखी गई, 1945 के अंदर ये बुक लिखी गई है। तो ईयर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, ठीक है, ये नेट पे भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, और कभी कभी टीजीटी पीजीटी हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, चलिए एक एक कोटेशन देखते हैं। यहाँ पे प्लेटो सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता है, कार्ल पॉपर बोलते हैं। ठीक है, कार्ल पॉपर की कौन सी बुक है, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। ठीक है, तो ये 1945 में लिखी गई, 1945
45। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्ल पॉपर का कोटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर प्लेटो कहते हैं, सॉरी, क्रॉसमैन का स्टेटमेंट है, प्लेटो हमारे व अपने दोनों ही समय के लिए क्या था, गलत था, ठीक है। ये देखो प्लेटो को गलत ठहरा रहे हैं ये सब। कोई कह रहा है प्लेटो सर्वाधिकारवाद का पिता है, कोई कह रहा है कि प्लेटो फांसीवाद का पिता है, ठीक है। अब देखिए, प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है हन्ना अरेंट, है ना। हन्ना अरेंट की एक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। हन्ना अरेंट की जितनी भी बुक्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे हन्ना अरेंट को अभी आने वाली वीडियोस में। तो हन्ना अरेंट की बुक को आप प्लीज, जब भी अभी एग्जाम अगस्त में होने वाले हैं, तो हन्ना अरेंट को जरूर पढ़ के जाएं। इनका क्रांति का विचार क्या है, सर्वाधिकारवाद के ऊपर इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। इनकी बुक्स को आप सीक्वेंस में लगाएं, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो प्लेटो को इन्होंने क्या बोला है, फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक। फिर प्लेटो का आदर्श राज्य तर्कपूर्ण रूप से समान व्यक्तियों का लोकतंत्र नहीं, बल्कि सुसंस्कृत लोगों के आनुवंशिक वर्ण का कुलीन तंत्र है, जो पितृसम्मत उदारता से मेहनतकश लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हैं। तो ऐसा क्रॉसमैन कहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा करो कि आप जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्ल पॉपर है, हन्ना अरेंट है ना, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, या फिर सेबाइन से पूछता है, ठीक है। इस तरीके से 2-3 थिंकर्स हैं, उनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा टफेस्ट नहीं होगा। आप इसको रटने की कोशिश ना करें, बार बार 2-4 बार पढ़ेंगे डेली। अगर आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा है, तो आप डेली 1-2 बार इसको पढ़ते जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा कि एक हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको क्या हो गई हैं, याद हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल, हन्ना अरेंट ने प्लेटो को सर्वाधिकारवादी व फांसीवादी बताया, ठीक है। अब यहां पे वही इंग्लिश में है। प्लेटो इज द फिलोसॉफिकल इनिशिएटर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। कार्ल पॉपर है, प्लेटो वाज रॉन्ग फॉर हिज टाइम एंड आवर्स। क्रॉसमैन, प्लेटो इज द फिलोसोफर ऑफ इनिशिएटर ऑफ फासिज्म। हन्ना अरेंट, ठीक है। Plato's ideal state is not democracy of rationally equal individuals, but an aristocracy of the hereditary caste of cultured men who care for the working people with पैटर्नल जेनोसिटी, ठीक है। तो ये क्रॉसमैन ऐसी बातें करते हैं। कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, रसेल एंड हन्ना अरेंट हैज डिस्क्राइब द प्लेटो एज अ टोटलिटेरियन एंड फासिस्ट, ठीक है। तो ये इंग्लिश हिंदी का आप है, देख लेना। जिनका इंग्लिश मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम समझने की कोशिश करेंगे, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो थोड़ा आसान और होने वाला है, ठीक है। फिर कुछ अन्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कथन है ना, जैसे कि बारकर ने क्या बोला है, प्लेटो के लिए न्याय मानवीय गुणों का एक हिस्सा और वह बंधन है जो राज्यों में लोगों को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। तो प्लेटो के लिए न्याय के बारे में बोला कि वह मानवीय गुण है जो लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है। वस्तुतः सभी समाजवादी और साम्यवादी विचारों की जड़ें किसमें पाई जाती हैं, प्लेटो में पाई जाती हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, मैक्सी बोलता है, ठीक है। प्लेटो हर किसी के संत नहीं हो सकते, लेकिन निसंदेह वे सभी के शिक्षक हैं। R.N. बर्की, ठीक है। ऐसे थिंकर्स हैं जो प्लेटो के ऊपर कोटेशंस देते हैं। आधुनिक साम्यवादी अधिनायकवाद प्लेटोनिक साम्यवाद से लिया गया है, कार्ल पॉपर बोलते हैं, ठीक है। कार्ल पॉपर को आप जरूर पढ़ के जाएंगे, हन्ना अरेंट, मैक्सी, है ना, इन सबको जरूर पढ़ेंगे आप, ठीक है। सेबाइन को जरूर पढ़ेंगे। प्लेटो ने राजनीति में सत्तावाद प्रारंभ किया, बर्ट्रेड रसेल ऐसा बोलते हैं। प्लेटो का न्याय एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांधने का काम करता है, या एक साथ बांधे रखता है, ठीक है। सेबाइन ऐसा बोलते हैं, कोई भी या तो आदर्शवादी या आदर्श विरोधी हो सकता है, लेकिन कभी भी गैर आदर्शवादी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा कार्ल पॉपर बोलता है। कार्ल पॉपर की कौन सी बुक है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है। खास बात क्या समझनी है आपको, कार्ल पॉपर ने क्या बोला है, प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ठीक है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स को क्या बताया है, मुक्त समाज के दुश्मन है ये, क्या है, मुक्त समाज के ये शत्रु हैं। क्यों बताया, क्योंकि कार्ल पॉपर ने बोला कि इन्होंने राज्य के विकास का जो ऐतिहासिक प्रक्रिया का पालन किया है, ठीक है, उसकी वजह से इसने, कार्ल पॉपर ने बोला कि ये क्या है, मुक्त समाज के दुश्मन है। तीनों ने राज्य के विकास के लिए एक वैज्ञानिक ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है, वैसे प्लेटो ने किया है। हीगल ने बताया कि द्वंद्वात्मक माध्यम से राज्य का विकास होगा,
जो ऐतिहासिक प्रक्रिया में चलती आएगी। मार्क्स ने भी राज्य के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का पालन किया है। तो इन्होंने ऐतिहासिकता पर ज्यादा बल दिया है। किसने? प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इन तीनों को कार्ल पॉपर ने बोला ये मुक्त समाज के क्या है? शत्रु है या दुश्मन है। तो ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, प्लेटो दर्शन शास्त्र है और दर्शन शास्त्र प्लेटो, या कभी आता है प्लेटो दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। तो ऐसा इमर्शन बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्लेटो दर्शन है या दर्शन शास्त्र प्लेटो में समाहित है, तो दोनों क्या है? एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। फिर इधर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो वो भी अपना यहाँ से पढ़ सकते हैं इजिली। इसमें कुछ अलग से लॉजिक नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस रहे आपके लिए। और अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कोटेशंस के बाद हमारे लिए कुछ जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं वो हैं महत्वपूर्ण शब्दावलियां। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो है वो नेट के पेपर में खूब पूछता है। ठीक है, नॉक्ट्रल काउंसिल के बारे में पूछा गया है पेपर में। ठीक है, नॉक्ट्रल काउंसिल क्या है? फिर नोवेल लाई क्या होता है? उदांत झूठ क्या होता है? राजा महाराजाओं का झूठ क्या है? शाही झूठ क्या होता है ना? इसी के अलग अलग नाम है। फिर एग्जाम में और क्या पूछा गया है? एग्जाम में अभी तक एलन चौस के बारे में नहीं पूछा गया है। डिकायोजनी या डिकायोसोन के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही, जब प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैलिपोलिस के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, मैग्नीसिया के बारे में अभी नहीं पूछा गया है। फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म के बारे में एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज ऐसे होते हैं यहाँ पे। फिर नॉर्टिक मैन या आगाथोम, ठीक है, इन सब के बारे में अभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ये सब पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो आपको इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा अपने आप को। तो चलते हैं एक एक चीजों को समझते हैं, क्या है ये शब्दावलियां, क्यों इंपॉर्टेंट है ना। चलिए यहां पे देखते हैं। नॉक्ट्रल काउंसिल, ठीक है, नॉक्ट्रल काउंसिल या नैश या फिर शासी परिषद। शासी परिषद का मतलब शासन करने वाली संस्था। ठीक है, इस नॉक्ट्रल काउंसिल का मतलब ही क्या है कि वह संस्था, वह काउंसिल जो क्या करती है? गवर्न करती है। ठीक है, यानी कि यह रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, ये पॉलिसीज मेकिंग का काम करती हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या होता है इसमें, वो सारी चीजों के एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, नॉक्ट्रल काउंसिल, खास करके ये स्टार बना लेना आप। ठीक है, प्लेटो अपनी पुस्तक लॉज, ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉक्ट्रल काउंसिल के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो अभी तक ये नहीं पूछा है कि नॉक्ट्रल काउंसिल का प्लेटो ने कौन सी बुक में बताया है। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में या द लॉज के अंतिम पृष्ठ पर इस संस्था के बारे में बताता है। ठीक है, किस संस्था के बारे में? नॉक्ट्रल काउंसिल या नैश काउंसिल या नैश परिषद के बारे में प्लेटो द लॉज में बताता है। ठीक है, फिर इसकी बैठक कब होती है? इसकी बैठक हमेशा रात में होती है, ये बात ध्यान रखना। कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नॉक्ट्रल काउंसिल के बारे में सही हैं या कौन से कथन नॉक्ट्रल काउंसिल के बारे में गलत हैं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो इसमें से ही क्वेश्चन बनाऊंगा और कुछ पीवाईक्यू में ऐड करूंगा, कुछ नए क्वेश्चन ऐड करूंगा और कुछ जो है इसमें से मिले जुले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने जो अभी तक पीपीटी पढ़ा हुआ है, वीडियो देखा हुआ है, इससे भी आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नॉक्ट्रल काउंसिल के बारे में कौन कौन से कथन सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बैठक कब होती है? हमेशा रात्रि में होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉक्ट्रल काउंसिल है इसकी बैठक दिन में होती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्य लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण करना और लोगों के जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, यानी जो नॉक्ट्रल काउंसिल है ये क्या करती है? लोगों के मोरल लाइफ के ऊपर क्या करती है? कंट्रोल बनाए रखती है। ठीक है, वो देखती रहती है कि लोगों के अंदर नैतिकता का भाव बना हुआ है कि नहीं है, कहीं लोगों ने अपने नैतिकता को खो तो नहीं दिया है। तो इन सब का क्या करती है? वो ऑब्जर्वेशन करती है। ठीक है, वो ऑब्जर्व करती रहती है। कौन ऑब्जर्व करता है? नॉक्ट्रल काउंसिल। ठीक है, नैश या शासी परिषद का काम होता है कि लोगों के जीवन का निरीक्षण करना, उनके नैतिक जीवन का निरीक्षण करना। ठीक है,
अब नॉक्टर्नल काउंसिल संस्था जो बनती है, कितने लोग होते हैं इसमें? इसमें 10 मेंबर होते हैं, ठीक है। ये 10 मेंबर बूढ़े लोगों का संस्था होती, ठीक है। ये 10 वे लोग होते हैं जो वृद्ध होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है। ये इसमें 10 लोगों की संस्था होती है यह, तथा इसका चुनाव मतदान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्लेटो ने बताया कि जो नॉक्टर्नल काउंसिल बनेगी, ठीक है, देखिए अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये संस्था की बात क्यों कर रहा है। अभी तक तो उसने दार्शनिक राजा की बात की थी, है ना, दार्शनिक राजा जो बोलेगा वही सारा कानून बनेगा। तो यहाँ पे चुनाव की बात फिर हो रही है, मतदान की बात हो रही है, जबकि प्लेटो क्या करता है? डेमोक्रेसी का विरोध करता है, इलेक्शन का विरोध करता है। लेकिन प्लेटो, देखो प्लेटो क्या करता है, अपनी जो इसकी सबसे लास्ट बुक है, ठीक है, प्लेटो की सबसे अंतिम बुक लॉज है। लॉज में इसने क्या किया है? कानून के शासन को स्वीकार किया है, ठीक है, कानून के शासन को स्वीकार किया है, ठीक है। प्लेटो हैज एक्सेप्टेड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो अभी तक, लेकिन जहां पे आपने पढ़ा था रिपब्लिक, रिपब्लिक में प्लेटो ने कानून के शासन को स्वीकार नहीं किया, फिर लास्ट में ये आके क्या करता है? कानून के शासन को स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो उसी के लिए बताता है कि एक संस्था बनाई जाएगी जो क्या करेगी? जो शासन का संचालन करेगी। लेकिन वहीं रिपब्लिक में क्या करता है? रिपब्लिक में कहता है कि कोई संस्था नहीं होगी, बल्कि दार्शनिक राजा के द्वारा क्या किया जाएगा? दार्शनिक राजा के द्वारा शासन का संचालन किया जाएगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि एक 10 लोगों की संस्था बनेगी। इस संस्था का नाम क्या होगा? नॉक्टर्नल काउंसिल होगा। और इसमें 10 बुजुर्ग लोग होंगे, 10 ओल्ड मैन होंगे। और इन 10 ओल्ड मैनों का इलेक्शन या सिलेक्शन के जो है क्या होगा? इन 10 लोगों का सिलेक्शन जो है वो इलेक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। इन 10 लोगों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? मतदान के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यह संस्था क्या होगी? दार्शनिक राज्य के स्थान पर है, जो कि कानून से ऊपर है, ठीक है। अब यहां पे लॉज में क्या किया उसने? कानून के शासन को स्वीकार किया है, रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट किया है प्लेटो ने। और उसने बताया कि लॉज में दार्शनिक शासक की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसने एक नॉक्टर्नल काउंसिल की बात कर दी है, ठीक है। इसके सदस्य राज्य में सभी कानूनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसके सदस्य? नॉक्टर्नल काउंसिल के सदस्य, ठीक है। नॉक्टर्नल काउंसिल के सदस्य क्या करेंगे? राज्य में जीवन से लेकर मृत्यु तक के जितने भी कानून बनाए जाएंगे, सभी कानूनों का निर्माण कौन करेगा? ये 10 सदस्य मिलकर करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लेटो डिस्क्राइब्स दिस इंस्टीट्यूशन ऑन द लास्ट पेज ऑफ हिज बुक द लॉस, ठीक है। प्लेटो की लास्ट बुक भी है, और इस लास्ट बुक में प्लेटो ने लास्ट बुक के लास्ट पेज पर क्या किया है? नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो रूल को बनाएगा, रूल को चलाएगा, ठीक है। इट्स मीटिंग इज ऑलवेज हेल्ड एट नाइट, ठीक है। इसकी मीटिंग हमेशा कब होगी? रात्रि में या नाइट में रखी जाएगी, ठीक है। इट्स जॉब इज टू इंस्पेक्ट एंड कंट्रोल द मोरल लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है। इसका जॉब क्या होगा? इस संस्था का, इस इंस्टीट्यूशंस का जॉब क्या होगा? यह इंस्टीट्यूशंस क्या करेगी? यह मोरल लाइफ के ऊपर कंट्रोल करेगी, मोरल लाइफ को देखेगी, इंस्पेक्ट करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। इट हैज 10 एल्डरली मेंबर्स एंड दे आर इलेक्टेड बाय वोटिंग, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होंगे? 10 एल्डरली मेंबर होंगे, ठीक है। यंगर मेंबर नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 10 नवयुवक नहीं होंगे, बल्कि इसमें 10 एल्डरली मेंबर होंगे, 10 वृद्ध व्यक्ति होंगे, जिनका चुनाव क्या होगा? जिनका इलेक्शन वोटिंग के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन इज इन प्लेस ऑफ फिलोसोफर स्टेट विच इज अबव द लॉ, ठीक है। यह इंस्टीट्यूशन किसके ऊपर होगी? फिलोसोफर स्टेट के बजाय होगी, और जो कि रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ के ऊपर होगा ये, ठीक है। इट्स मेंबर्स मेक ऑल लॉज इन द स्टेट। इसके सदस्य क्या करेंगे? राज्य में जितने भी लॉ बनेंगे सभी को बनाएंगे ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नॉक्टर्नल काउंसिल। नॉक्टर्नल काउंसिल का क्या मतलब होता है? नॉक्टर्नल काउंसिल एक क्या है? एक संस्था है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। इट इज एन इंस्टीट्यूशंस। अब देखते हैं नोबेल लाई या शाही झूठ या उदात झूठ, या फिर इसका एक नाम और लिख सकते हैं अमीरों का झूठ
या दार्शनिकों का झूठ? या फिर दार्शनिक राजा का झूठ? ठीक है, अमीर हटा दीजिए, अमीर का, अमीर भी होता है नोबेल, नोबेल का मतलब भी, ठीक है। चलिए अब देखिए उदांत झूठ या शाही झूठ क्या चीज है, ये क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी इसकी, है ना। तो ये शब्दावली किससे जुड़ी हुई है, तो ये शब्दावली किससे जुड़ी है, प्लेटो से जुड़ी हुई शब्दावली है, ठीक है। देखिए इसी को, इसी का दूसरा नाम क्या है, धर धातुओं व धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्लेटो ने बताया कि जो राजा है, ठीक है, उसको झूठ का सहारा लेना चाहिए। कैसा झूठ, राजा को ऐसा झूठ बोलना चाहिए कि धरती से क्या हुए हैं, धरती से ही सभी लोगों का जन्म हुआ है, ठीक है। लेकिन धरती से सभी लोगों का जन्म हुआ है, प्लेटो कहता है राजा को यह बताना चाहिए कि धरती से राजा उत्पन्न हुआ है, धरती से ही सैनिक उत्पन्न हुए हैं, धरती से ही उत्पादक तीनों वर्ग उत्पन्न हुए हैं। लेकिन प्लेटो ने बताया कि तीनों में क्या पाया जाता है, तीनों में अलग गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। जैसे राजा में क्या पाया जाएगा, राजा, राजा में अलग गुण पाया जाएगा। फिर प्लेटो कहता है कि देखिए धरती से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इनके अंदर अलग अलग धातुओं से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। प्लेटो कहता है राजा किससे उत्पन्न हुआ है, स्वर्ण से, सोने से उत्पन्न हुआ है राजा, ठीक है। और फिर प्लेटो कहता है जो जो सैनिक वर्ग है वो कहां से निकला हुआ है, सैनिक वर्ग को बोलता है प्लेटो ये चांदी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। फिर प्लेटो कहता है कि उत्पादक वर्ग कहां से निकला है, उत्पादक वर्ग तांबे से निकला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेटो ने बताया कि एक राजा को इस झूठ का सहारा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, इससे कि जितने वर्ग हैं समाज में, ठीक है, समाज में वर्गों के बीच क्या बना रहेगा, गैप बना रहेगा, और कभी भी एक दूसरे के अपोजिशन में लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो प्लेटो ने बताया कि समाज को बनाए रखने के लिए शासक को, जो शासक है उसकी शासन को वैधता प्रदान करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब यहां पे देखेंगे आगे, प्लेटो का मानना था कि दार्शनिक शासक को आम जन में या सामान्य जनता में महान या शाही झूठ का प्रचार करना चाहिए कि मानव धरती से पैदा हुआ है और उसके शरीर में अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, ठीक है। जैसे कि उत्पादक वर्ग में कौन सी धातु है, तांबा पाया जाता है, सैनिक वर्ग में चांदी पाया जाता है, शासक वर्ग में या दार्शनिक राजा में क्या पाया जाएगा, सोना पाया जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, आप भी जाओगे तो देखोगे चांदी का रेट अलग होगा, सोने का रेट अलग होगा और तांबे का रेट अलग होगा, ठीक है। तो जो सोना होगा वो क्या होगा, सबसे अव्वल होगा, सबसे नंबर 1 पर होगा, तो उसका महत्व ज्यादा होगा। जो चांदी होगी वो दूसरे नंबर पर आएगी, तांबा क्या होता है, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो प्लेटो ने इस तरीके से इस उद्दांत झूठ या शाही झूठ के माध्यम से समाज में वर्गों का विभाजन भी किया है, ठीक है। उसने बोला एक तो इससे वर्गों का विभाजन भी होगा, दूसरी बात उसने बताया कि जो वर्ग के विभाजन होंगे इससे क्या होगा, इससे जो वर्ग बनेंगे, ठीक है, ये एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में इंटरफेयर भी नहीं करेगा और एक दूसरे के कार्यों का विरोध भी नहीं करेगा कभी भी। इससे क्या बने रहेगा, इससे समाज में जो वर्गों का संतुलन है ना, आदर्श राज्य में जो संतुलन चाहिए वो बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक दार्शनिक शासक को आम जनता के सहारे ऐसे झूठ का प्रचार करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से मैकियावेली भी कहता है कि शासक को, ठीक है, मैकियावेली भी क्या बोलता है, जो शासक है, ठीक है, उसको जनता के सामने धार्मिक का नाटक करना चाहिए, धार्मिक होने का ढोंग करना चाहिए कि जनता को यह लगे कि हमारा शासक क्या है, धार्मिक है। लेकिन वास्तव में मैकियावेली ने यह बताया कि वास्तव में शासक को कभी भी धार्मिक नहीं होना चाहिए, कभी भी अनैतिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, धर्म से तटस्थ होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दार्शनिक लोग सोने से बने हैं, प्लेटो कह रहा है। साहसी लोग, जो सैनिक लोग हैं वो क्या है, चांदी से बने हैं। और तृष्णा यानी उत्पादक वर्ग वाला लोग कहां से बना है, कांसे से या तांबे से बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा प्लेटो बताता है कि जिससे कि समाज में क्या है, वर्गों का विभाजन इजिली बना रहे, ठीक है। सभी धातुएं धरती से निकली हैं पर फिर भी वे समान नहीं, बल्कि गुणों में क्या है, इनके अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है सब में। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य को बनाए रखने के लिए यह तर्क क्या है, आवश्यक है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपनी क्षमता व अपनी हद में रहे, ठीक है। अगर प्लेटो कह रहा है कि अगर ये दार्शनिक राजा जो है, ठीक है,
इस झूठ का सहारा नहीं लेगा तो उत्पादक वर्ग क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, मैं भी राजा बनूंगा। सैनिक वर्ग कहेगा मैं राजा बनूंगा। तो इसीलिए प्लेटो ने बताया कि एक राजा को इस झूठ का सहारा लेना चाहिए जिससे कि वे क्या हो, अपनी हद में रहें। ठीक है, वे अपने गुणों में जो उनके अंदर गुण है उसको बताना चाहिए कि आपके अंदर ये गुण पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि आप तांबे से उत्पन्न हुए हैं, आप चांदी से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लेटो ने बताया कि वे अपने हद में रहें और अपने क्षमता के अकॉर्डिंग वो जरूरतों के अकॉर्डिंग अपने चीजों को वो हैंडल करते रहें। ठीक है, इस मिथक से क्या होता है, इस झूठ से, मिथक का मतलब क्या होता है, झूठ, इस झूठ से समूचे समाज का क्या होता है, भला होता है, प्लेटो ऐसा बोलता है। ठीक है, चलिए, अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो प्लीज आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, मैं पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा और पीपीटी के लिए आप चिंता ना करें। हाँ, बट जितनी पीपीटी बनती जाएगी मैं उतना ही प्रोवाइड कराऊंगा। और अब आप ये ना बोलें कि सर आगे की पीपीटी प्रोवाइड कर दीजिए, आगे की अभी मैं खुद नहीं बनाया हूं तो मैं कहां से प्रोवाइड करा पाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसी का इंग्लिश मीडियम है नोबेल लाई या रॉयल लाई। ठीक है, तो एक एक करके आप पॉइंट्स को समझते जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी, प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड द मिथ ऑफ पीपल बोर्न फ्रॉम द मेटल एंड अर्थ। पीपल, इसको क्या बोला जाता है, इसको लोगों का मिथ बताया गया है कि कुछ लोग धरती और कुछ लोग मेटल से जन्म लिए हैं। ठीक है, प्लेटो बिलीव दैट द फिलोसफर रूलर शुड प्रोपोगेट this great or royal law among the common people that man born from the earth and his body has different types of metals। ठीक है, प्लेटो का यह बिलीव था कि फिलोसफर जो रूलर्स होते हैं, जो फिलोसफर किंग हैं, उनको यह प्रोपोगेंडा फैलाना चाहिए कि क्या कहते हैं कि लोग, आम जनता के बीच, ठीक है, कॉमन पीपल के बीच यह प्रोपोगेंडा फैलाना चाहिए कि लोग जो हैं कहां से निकले हुए हैं, धरती से निकले हुए हैं, लेकिन उनकी बॉडी में अलग अलग मेटल्स, अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, जो मेटल पाया जाएगा उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, एक तो प्लेटो बताता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सोसाइटी में डिवीजन बना रहेगा और लोग अपनी जो है लिमिट में भी रहेंगे। ठीक है, द फिलोसफर्स आर मेड ऑफ गोल्ड। फिलोसफर किससे बने हैं, गोल्ड से बने हैं। जो सोल्जर्स हैं, जो ब्रेव्स हैं, वो किससे बने हैं, सिल्वर से बने हैं। और जो ग्रीडी प्रोडक्टिव क्लास है वो किससे बने हैं, ब्रॉन्ज से बने हैं। ठीक है, ऑल द मेटल्स हैव कम आउट ऑफ अर्थ। सभी जो धातुएं हैं कहां से आती हैं, अर्थ से आती हैं। येट दे आर नॉट द सेम बट हैव डिफरेंट क्वालिटीज। ठीक है, यहां तक कि उनमें सेम, देखिए जितने भी मेटल्स हैं वो धरती से निकलती हैं, बट उनमें अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आप इंसान को देखते हो, ह्यूमन बीइंग को देखते हो, आप ह्यूमन बीइंग देखने में क्या होता है ना, ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है ना, एक समान जन्म होता है सबका, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग क्वालिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं। ठीक है, लेकिन क्वालिटी क्या है, आपके अंदर अलग क्वालिटी है, मेरे अंदर अलग क्वालिटी है। ठीक है, तो प्लेटो कहता है कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो, टू दिस लॉजिक इज नेसेसरी टू मेंटेन द आइडल स्टेट सो दैट एवरी पर्सन एंड एवरी क्लास रिमेन्स विद इन इट्स कैपेसिटी एंड लिमिट्स। प्लेटो कहता है कि यह लॉजिक क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, क्योंकि आइडल स्टेट को मेंटेन करने के लिए, है ना, एवरी पर्सन को हमें क्या करना है, हमें उनकी लिमिट में और उनकी कैपेसिटी में रखना है। ठीक है, दिस मिथ्स बेनिफिट्स टू एंटायर सोसाइटी। ठीक है, इस जो मिथ से, इस झूठ से क्या होता है, पूरे एंटायर सोसाइटी को या होल सोसाइटी को क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला शब्द क्या है, एलेनचोस। ठीक है, एलेनचोस क्या है, एलेनचोस का मतलब है यह द्वंद्वात्मक पद्धति में प्रश्नोत्तर का एक माध्यम है। ठीक है, क्या है ये, प्रश्नोत्तर का माध्यम है। ठीक है, एलेनचोस को क्या बोला जाता है, प्रश्नोत्तर का माध्यम। कैसा प्रश्न, प्रश्नोत्तर तब होता है जब हमने आपसे प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से प्रश्न और उत्तरों का जो संचालन होता है, या प्रश्न और उत्तरों का जो प्रक्रिया चलता है, उसी को क्या बोला गया है यूनानी भाषा में, एलेनचोस बोला गया। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, संवाद पद्धति भी है। ठीक है, संवाद का मतलब क्या है, डायलेक्टिकल या डायलॉग मेथड। ठीक है, दिस मीन्स ऑफ क्वेश्चन आंसर इन द डायलेक्टिकल मेथड, इट्स अदर नेम डायलॉग मेथड। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, डायलॉग मेथड। फिर अब देखिए डिकायोजनी या डिकायोसून। ठीक है, इसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, इसको ग्रीक भाषा में इसको न्यायिक से हम जोड़ते हैं। प्लेटो न्याय शब्द के लिए डिकायोसून शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने अभी यहाँ पे समझने में दिक्कत आ रही तो मैंने ऊपर भी आपको चीजें, जब प्लेटो का न्याय सिद्धांत है तो वहां पे मैंने इस चीज को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इट इज कंसिडर synonymous with the justice in Greek language. Plato has used the word dikaison for the word of justice, ठीक है। जस्टिस के लिए ऐसा वर्ड उसने यूज किया है। अब देखते हैं कैलिपोलिस क्या है। कैलिपोलिस एग्जाम में आया हुआ है, ये मुझे लगता है कि आरपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर या आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो जहां भी आया होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि एक एग्जाम में आ सकता है तो दूसरे एग्जाम में आने में देरी नहीं लगेगी, ठीक है। कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगर कैलिपोलिस के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि कैलिपोलिस जो है ना, वो किस बुक में प्लेटो ने मेंशन किया है। तो कैलिपोलिस के बारे में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताया, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या होता है, सुंदर नगर या अधिकतम खुश मानव समुदाय। कैलिपोलिस का मतलब है सुंदर नगर, है ना, और अधिकतम या फिर खुश मानव समुदाय, इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में, अब यहां पे देखते चले आप, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का उल्लेख किया गया है उसे ही कैलिपोलिस कहा गया है, ठीक है। कैलिपोलिस एक यूनानी शब्द है, ठीक है। प्लेटो के आदर्श राज्य को ही क्या बोला गया है, कैलिपोलिस, ठीक है। अब सर आप पूछेंगे कि सर प्लेटो के आदर्श राज्य में कैलिपोलिस बोला गया है, प्लेटो के आदर्श राज्य को कैलिपोलिस बोला गया है, बट यहाँ पे तो इसका मतलब सुंदर या नगर राज्य या अधिकतम खुश समुदाय ऐसा बताया गया है। आप ये समझने की कोशिश करें कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य था कैसा था, खुशहाल था वो, ठीक है, सुंदर था वो, जिसकी प्लेटो ने कल्पना की थी। तो दोनों का क्या है, सेंस एक निकालने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लेटो ने आदर्श राज्य को ही क्या बोला है, कैलिपोलिस का, क्लियर। चलिए, इट मीन्स अ ब्यूटीफुल सिटी और मोस्ट हैप्पी ह्यूमन कम्युनिटी। सेकेंड पॉइंट है द आइडल स्टेट मेंशन इन प्लेटोज बुक रिपब्लिक, ठीक है। प्लेटो की कौन सी बुक में, रिपब्लिक में ऐसा बोला गया है कैलिपोलिस के बारे में, ठीक है। या फिर कैलिपोलिस को हम कहां पढ़ते हैं, प्लेटो की कौन सी बुक में कैलिपोलिस के बारे में कहा गया है, रिपब्लिक में कहा गया है, ठीक है। प्लेटो हैज कॉल्ड हिज आइडल स्टेट कैलिपोलिस। प्लेटो अपने आदर्श राज्य को क्या बोलता है, कैलिपोलिस के नाम से बोलता है, ठीक है। तो कैलिपोलिस, इतनी बार आप शब्द को सुन रहे हैं, तो कैलिपोलिस का मतलब क्या है, सुंदर या आदर्श राज्य। कभी एग्जाम में सुंदर या नगर ना आए या फिर ब्यूटीफुल सिटी ना आए तो इसकी जगह पे अगर कहीं आदर्श राज्य है तो आदर्श राज्य को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों है तो आप दोनों को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है, ये थोड़ा सा एग्जाम में आप पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशिया का मतलब है विधि के शासन, ठीक है, विधि के शासन वाले राज्य से है, ठीक है, मैग्नीशिया, ठीक है। अब विधि के शासन की बात प्लेटो कौन सी बुक में करता है, तो द लॉज में करता है, ठीक है। द लॉज के पहले प्लेटो ने किसी भी बुक में विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ की बात कहीं भी नहीं की है, उसने केवल एक बुक में की है, कौन से बुक में, द लॉज बुक में, ठीक है। अर्थात ऐसा राज्य जहां पे कानून का शासन हो उसे क्या बोला जाता है, उसे मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। ऐसा राज्य जहां पे कानून का शासन चलता हो उसे मैग्नीशिया कहा जाता है, ठीक है। मैग्नीशिया शब्द का प्रयोग प्लेटो ने अपने सबसे अंतिम पुस्तक द लॉज में किया है, ठीक है। द लॉज में एक चीज और यूज करता है वो, ठीक है, क्या चीज यूज करता है द लॉज में, नॉक्ट्रल काउंसिल, सॉरी यहाँ, ठीक है। प्लेटो ने द लॉज में एक शब्द और भी यूज करता है, नॉक्ट्रल काउंसिल, यहाँ पे तो लिखा हुआ है नॉक्ट्रल काउंसिल, ठीक है। नॉक्ट्रल काउंसिल का प्रयोग वो किस बुक में करता है, द लॉज में करता है, ठीक है। मैग्नीशिया का मतलब क्या होता है, मैग्नीशिया का मतलब ऐसा राज्य जहां पे रूल ऑफ लॉ हो, जहां पे कानून का शासन हो, ठीक है, मैग्नीशिया इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशिया का संचालन कौन करेगा, तो इसी मैग्नीशिया का संचालन करने के लिए एक नॉक्ट्रल काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। यानी कि विधि के शासन को चलाने के लिए, ठीक है, विधि के शासन चलाने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, है ना। कौन चलाएगा भाई विधि, अगर हमें कोई कानून का शासन चलाना है, रूल ऑफ लॉ चलाना है, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें कहीं ना कोई एक काउंसिल चाहिए या कोई एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, कोई संस्था चाहिए। तो वो संस्था क्या है, नॉक्ट्रल काउंसिल है, ठीक है। देखिए मैग्नीशिया का संचालन
नॉक्टरल काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों से होगा, ठीक है। यानी कि विधि का शासन कैसा होगा? विधि का शासन ऐसा होगा जो नॉक्टरल काउंसिल बनाएगी, ठीक है। जो नाशी परिषद या सेस परिषद के द्वारा जो कानून और नियम बनाए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग राज्य का संचालन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैग्नीशिया मीन्स स्टेट विद द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। दैट्स अ स्टेट वेयर लॉ रूल्स, ऐसा राज्य जहां पे विधि का शासन हो या रूल ऑफ लॉ, ठीक है। प्लेटो यूजेस द टर्म मैग्नीशिया इन हिज बुक द लॉज, ठीक है। द लॉज में इस टर्म का यूज करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई कि मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए हाईलाइट कर दिया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज अपना थोड़ा सा मेंटेन कर। बाकी मैंने बहुत बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किया है, बहुत ज्यादा कोशिश की है इंग्लिश मीडियम के लिए कि सारी चीजें क्लियर वे में हो जाएं, ठीक है। मैग्नीशिया विल बी गवर्न बाय द रूल एंड लॉ ऑफ मेड बाय द नॉक्टरल काउंसिल, ठीक है। तो नॉक्टरल काउंसिल जो रूल बनाएगा उसी के द्वारा क्या किया जाएगा? गवर्न किया जाएगा, ठीक है। फिर एक आता है फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म, ठीक है। इसे विचार या प्रत्यय का विचार या सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर प्लेटो के बारे में ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया है एग्जाम एक्स फैक्टर में, ठीक है। एग्जाम एक्स फैक्टर हमने पढ़ा था, उसमें सारी चीजों को हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। विचार कैसे होते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग? विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीजों के क्या होते हैं? सार होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, कभी कभी विचार ना देकर के प्रत्यय दे देता है ना। प्रत्यय और विचार दोनों के शब्द क्या है? एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे गलती कराने के लिए विचार न देकर के, आइडिया न देकर के प्रत्यय देता है, तो इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? आइडिया होता है, ठीक है। विचार यूनिवर्सल होते हैं, विचार सभी चीजों के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द आइडियाज, आइडिया आर इसेंस, आइडिया आर द इसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, आइडिया आर द यूनिवर्सल, आइडियाज आर नॉट इमेज ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए, नोएटिक मैन क्या है? नोएटिक मैन का मतलब है विवेकशील व्यक्ति, ठीक है। नोएटिक मैन का क्या मतलब है? विवेकशील व्यक्ति। प्लेटो विवेकशील और सद्गुणी व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग करता है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्लेटो ने विवेकशील और सद्गुणी व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है उसका नाम क्या है? नोएटिक मैन, या फिर हाइपरमैन, या फिर अग्धोम, या फिर मैग्नीशिया, या फिर नॉक्टरल काउंसिल। तो आपको क्या करना है? प्लेटो ने जो विवेकशील और सद्गुणी व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग किया है वो शब्द क्या, कौन सा शब्द है? उस शब्द का नाम है भैया आपका नोएटिक मैन, ठीक है। क्लियर? चलिए, प्लेटो वर्ड, दिस वर्ड मीन्स अ प्रूडेंट पर्सन, ठीक है। प्रूडेंट पर्सन या रैशनल पर्सन, दोनों कर सकते हो आप, ठीक है। प्लेटो यूजेस दिस वर्ड फॉर प्रूडेंट एंड वर्चुअस पर्सन, इस शब्द का प्रयोग वर्चुअस पर्सन, प्रूडेंट पर्सन, इन सब के लिए किया हुआ है, ठीक है। और मेरी आप बात माने तो साथ के साथ आप अगर शॉर्ट में नोट्स बनाते चलेंगे तो न तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी और न ही आपको किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड रहना पड़ेगा, ठीक है। अपनी नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेशक से, लेकिन आप अपना नोट्स शॉर्ट में जरूर बनाएंगे, वो एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए ये क्या है? ये 88 पेजेस का, ठीक है। ये 88 पेजेस का नोट्स है, ये 88 पेजेस है इसमें। तो 88 पेज आपको पलटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे सारी चीजों को वीडियो से, फिर एक बार अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया, फिर आप पीपीटी को पढ़ेंगे, पीडीएफ को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही स्मूथ वे में चीजों को समझ जाएंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से भी आप शॉर्ट नोट्स बना ले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऊपर मैं 150 क्वेश्चन प्लेटो के ऊपर आपको बना के दे दूंगा, फिर आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो भैया दुनिया में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा, कोई भी एग्जाम होगा दुनिया का, सारे प्लेटो से क्वेश्चन आप कर ले जाओगे आसानी से। हाँ, वो बात अलग है कि आपको आते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे, वो ह्यूमन एरर होता है, कॉमन एरर होता है, वो सबसे हो जाती है गलती, मुझसे भी क्वेश्चन में गलती होती है। ऐसा नहीं कि यार मेरे को सारी चीजें आती है ना। तो कोशिश करें कि प्रैक्टिस जितना लगा पाए आप लगाएं, प्रैक्टिस से ही आपका माइंड शार्प होगा और चीजें कम से कम गलत हो पाएंगी आपसे, ठीक है। तो मैं भी प्रैक्टिस डेली करता हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ाते हुए डीयू में लगभग 4 साल हो गए, ठीक है। 4 सालों से मैं डी में पढ़ा रहा हूं और 13 बार नेट है मेरा, 3 टाइम्स जेआरएफ है, ठीक है। तो सारी चीजें आप क्लियर वे में देखेंगे और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो रख दिया, फिर आपने 1 महीने तक उठाया नहीं बुक,
तो भाई कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी टीचर हो ना, सभी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं किसी ने, या तो आप कम पढ़ते हो तो तब काम आपका चल जाएगा, जैसे कि आप डेली 5 से 7 घंटे कोचिंग क्लासेस लेते हो पढ़ाने के लिए, तब आप डेली नहीं पढ़ोगे तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 5-7 घंटे पढ़ के डेली क्या होगा, आपका रिवीजन हो रहा है, समझाने का प्रोसेस आपका बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वो तो या तो 5 से 7 घंटे खुद पढ़े या तो दूसरों को पढ़ाए, तब आपका रिवीजन कंटिन्यू चलेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। रिवीजन मस्ट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अग्धोम क्या होता है ये देखते हैं। यूनानी भाषा में न्याय के विचार को, ठीक है, यूनानी भाषा में न्याय के विचार को ही क्या बोला गया है, अग्धोम बोला गया। ठीक है, अग्धोम का तात्पर्य है न्याय का विचार, तो ज्यादा इसमें कोई इतना 3-5 नहीं करना। ठीक है, फिर देखते हैं त्रिभुज और ट्राइंगल का विचार क्या है, फॉर्म ऑफ ट्राइंगल क्या है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टिमायस में, ठीक है, टिमायस में मानव आत्मा के निर्माण को त्रिभुज के माध्यम से समझाया है, जिसे फॉर्म ऑफ ट्राइंगल कहा गया है। ठीक है, प्लेटो ने अपनी पुस्तक टिमायस में बताया है कि मानव के आत्मा में क्या होते हैं, अलग अलग गुणों का पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज में अलग अलग कोण पाए जाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ये, इसका वैल्यू अलग हो सकता है, इसका वैल्यू अलग हो सकता है, इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों वैल्यू को एक साथ जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर मान ली एक डंडा इधर है, एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, ठीक है, इन लाइन, इस लाइन का महत्व अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है, लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दें, है ना, तो क्या होगा, इन तीनों का एक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, कैसा फॉर्म, ट्राइंगल का फॉर्म बन जाएगा, तो एक त्रिभुज का आकार बन जाएगा। दूसरी बात, प्लेटो कहता है जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाकर एक आकृति तैयार की जाती है, ठीक उसी प्रकार समाज के तीनों वर्गों को मिलाकर ही एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्लेटो कहता है कि तीनों वर्गों को मिलना क्या है, बहुत जरूरी है। जब तक तीनों वर्ग आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक एक समाज का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, वैसे प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, ठीक है, तीनों मिलकर के क्या करेंगे, एक राज्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, तीनों में अलग अलग गुण होंगे, तीनों के गुणों से ही क्या चलेगा, राज्य चलेगा, आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से प्लेटो कहता है, ये क्या है, प्लेटो के अकॉर्डिंग फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, इसे प्लेटो ने बोला। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, है ना। नहीं समझ में आ रही तो दोबारा से देखें प्लीज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, ये ऐसा ही टॉपिक है ना, इससे ज्यादा आसान वे में इसको नहीं समझाया जा सकता है। चलिए, इन हिज बुक टिमाइस, Plato has explained the formation of the human soul through a triangle which has been called the form of triangle। ठीक है, प्लेटो ने अपनी बुक टिमायस में क्या बताया है, टिमायस में एक्सप्लेन किया है कि जो जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, जिस तरीके से ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से ह्यूमन सोल्स, है ना, ह्यूमन सोल्स का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको प्लेटो ने क्या बोला है, फॉर्म ऑफ ट्राइंगल बोला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्ट एज शेप इज द फॉर्म बाय द कंबाइनिंग द 3 कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल। प्लेटो कहते हैं जैसे ही ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स मिल करके क्या होते हैं, एक शेप्स बनाते हैं, ठीक उसी वे में क्या होता है, एक आइडियल सोसाइटी में उसी टाइप से एक आइडियल सोसाइटी का फॉर्म होता है, किससे, जो सोसाइटी में तीनों क्लास रहे हैं। कौन कौन से क्लास, प्रोड्यूसर, आर्मी या फिर सोल्जर्स क्लास कह लें, तीसरा फिलोसोफर। ठीक है, ये तीनों क्लास मिलकर के क्या कराएंगे, एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, ठीक इसी तरीके से एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। ठीक है, तो प्लेटो ने ये समझाने की कोशिश की है। तो आपका प्लेटो समाप्त होता है भैया, और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अरस्तु को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अरस्तु के बारे में ऐसी सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, अरस्तु के क्या क्या विचार हैं, अरस्तु के राज्य के क्या विचार, जो भी XYZ जो चीजें हैं वहां पे हम सारी चीजों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मुझे फील होता है कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, तो मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाने में और अच्छा लगता है, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कितना अच्छा और कंटेंट मैं
प्रोड्यूस कर सकूं और कितना अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर कर सकूं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मोटिवेट कर सकती हैं एक टीचर्स को, और एक टीचर्स जो है वो एक स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। आपने फर्स्ट पेपर अगर स्टडी किया होगा तो उसमें क्लास इंटरेक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्लास इंटरेक्शन। क्लास इंटरेक्शन क्या होता है? क्लास इंटरेक्शन का मतलब होता है कि टीचर कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा और टीचर्स के क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? स्टूडेंट्स देंगे। तो इसका मतलब है कि क्लास क्या है? क्लास प्रॉपर लाइव है। ठीक है, क्लास लाइव चल रही है। अगर क्लास में फिर क्या है? बाइलिंगुअल सेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, क्लास में क्या हो रहा है? जो प्रॉपर इजी वे में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अगर क्लास वन वे में चलेगी तो क्या होगा? टीचर्स ही पढ़ाता जाएगा, स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लास वन डायरेक्शनल में चल रही है। ठीक है, वन डायमेंशनल है क्लास। अगर मल्टी डायमेंशनल क्लास को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ चीजें पूछता हूं तो आप उसका रिस्पॉन्स जरूर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।